राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात करते रहते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा सत्ता की मजबूरी, कि क्या मजबूरियां होती हैं जो सत्ताधारी दल होते हैं उनकी। उसी में एक जो अभी जल्द में ही गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, इसमें आप देखेंगे जितने भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो सारे वो घटक दल हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस के लिए काम करते थे या कांग्रेस में काम करते थे, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपना एक दल बनाया था। और आज सत्ता की मजबूरी का आप आलम देखिए कि जिन लोगों ने अलग होकर अपना दल बनाया था वो आज फिर कांग्रेस में शामिल हुए आके। एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस के छत्र छाया में दोबारा अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, या उनकी कोशिश जारी है। ये है सत्ता की मजबूरी। और जिनमें दो नाम मैं प्रमुखता से लूँगा सत्ता की मजबूरी के चलते, और वो प्रमुख नाम है अखिलेश और ममता बनर्जी। इस समय दोनों नेता किसी भी हाल में कांग्रेस को पसंद नहीं करते, लेकिन सत्ता की मजबूरी के चलते ये दोनों लोग कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन चला रहे हैं। क्यों? मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण। यदि ये लोग मुस्लिमों के वोट को छोड़ दें तो इनके पास कांग्रेस के साथ जाने की कोई मजबूरी नहीं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक, क्यों? इनको लगता है यदि कांग्रेस का साथ ना लिया, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया तो फिर इनका क्या होगा, इनकी राजनीति कैसे चलेगी, इनकी राजनीतिक जो लक्ष्य हैं या जो निजी स्वार्थ है वो कैसे पूरे होंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गठबंधन बना लिया। और गठबंधन में जितने भी हैं, चाहे शरद पवार हैं, लालू यादव हैं, स्टालिन हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, मायावती हैं, तो वो भी आने को तैयार है। मायावती, जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है उसमें मायावती भी हो सकता है इस गठबंधन में शामिल हो जाए, संकेत मिल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब तो उद्धव ठाकरे भी हैं और बहुत सारी पार्टियां, लगभग 26 पार्टियों का दल है इंडिया गठबंधन। अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण, किस प्रकार मुस्लिमों को अपनी तरफ रखा जाए। हिंदू कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन मुस्लिम वोटर ना छिटकने पाए। क्यों? उसका एक विशेष कारण ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का कोई ना कोई जाति समूह से संबंध है। कोई यादव है, कोई दलित है, कोई अन्य पिछड़ा है, कोई, हर स्टेट में अलग पिछड़ी जातियों का समूह होता है, तो कोई किसी पिछड़ी जाति के समूह को या किसी दलित समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन लोगों को लगता है कि जो हमारी जाति आधारित पार्टी है उसका एक कोर वोट बैंक हमारी जाति है, और दूसरा कोर वोट बैंक ये मानते हैं मुस्लिम्स को, कि सिर्फ हमारी जाति के लोग और मुस्लिम ये हमारे साथ बने रहें। जैसा कि प्रत्यक्ष उदाहरण यूपी में अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह यादव थे, तो MY फैक्टर, और वही MY फैक्टर काम करता था बिहार में जब लालू यादव थे। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, हालांकि अब वहाँ ये काम नहीं किया इस बार। लेकिन ये सत्ता की ही मजबूरी है कि इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के खातिर अपनी खुद की, जो इनकी जिन जातियों को ये बिलोंग करते हैं उनको, और उनके साथ साथ मुस्लिमों को एक निजी तौर पे अपना ऐसा कोर वोटर मान लिया है कि वो इनके अलावा कहीं जाएगा नहीं। और उसी मुस्लिम कोर वोटर की मजबूरी या उसी मुस्लिम कोर वोटर का लालच ये है कि ये सब एक दूसरे के पैर पकड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी, जो सो कॉल्ड कहना चाहिए प्रिंस हैं, युवराज कहलाते हैं, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सत्ता की मजबूरी है कि आज वो कई हजार किलोमीटरों की पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ सत्ता की मजबूरी। अब सत्ता की मजबूरी के दूसरे पहलू समझिए कि किस प्रकार लोग मजबूर होते हैं, और ना चाहते हुए भी वो लोगों को, या चाहते हुए, जैसे भी समझ लें आप,
ऐसे काम करने पड़ते हैं जहां इन लोगों को जनता से भी, समाज से भी मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्योंकि सत्ता ऐसी चीज़ है, 100 जूते खा के तमाशा घुस के ही दिखवाती है। आप 100 जूते खाएंगे, उसके बाद भी तमाशा घुस के ही देखेंगे। जो आपको गाली दे जाएगा आप उसको भी नमस्कार करेंगे। वो बात अलग है कि जब आप सत्ता में आ जाएंगे, सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तब आप किसी का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है। 7 अगस्त को कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, उस हैवानियत को लेके किसी भी विपक्ष के नेता ने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों? गठबंधन है, गठबंधन टूट जाएगा। तो किसी को भी इस बात का कोई मलाल नहीं है, इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो हैवानियत, जो वहशीपन उस बच्ची के साथ हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसका एक कड़ा विरोध एक सुर में किया जाए। सत्ता अपनी जगह है, सिंहासन अपनी जगह है, और बहुत सारी मजबूरियां अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी जो किसी बच्ची की जान जाने के बाद भी उसकी बात करने में सक्षम ना हो। तो ऐसी सत्ता का क्या फ़ायदा। और वही यूपी में अखिलेश यादव, अयोध्या के उनके एक पदाधिकारी मोहित खान, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है, और उसके साथ एक व्यक्ति और है जो उस बच्ची के साथ रेप करता है, उसका सहकर्मी। और दूसरा नवाब सिंह यादव कन्नौज के। ये दोनों सपा के कार्यकर्ता हैं, और समस्या इस बात की आती है, एक मुस्लिम है एक यादव है। तो इन लोगों को बचाने के लिए जो भी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से ये लोग संबंध रखते हैं, वो लोग अपने अनुसार चीज़ों को बदलते हैं, अपने अनुसार चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। डीएनए टेस्ट की इससे पहले कहाँ मांग हुई थी? किस रेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग हुई थी? कहीं हुई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कोर वोटर इनसे नाराज़ ना हो जाए, इनका कोर वोटर इनसे छिटक ना जाए, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बेशर्मी की, निर्लज्जता की जितनी हदें सारी पार करनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए। सत्ता की ही मजबूरी है कि अभी रिसेंटली जब आपका इमरजेंसी लगी थी, उसके लिए उस दिन को ब्लैक डे घोषित किया गया संसद में, तो केवल कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्यों? बाकी और कोई इनके साथ उस विरोध में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है क्योंकि उस इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने, कोई भी ऐसा नेता नहीं था कांग्रेस को छोड़कर जिसको इन्होंने जेल में न डाला हो। हर उस व्यक्ति को जो क्षेत्र में अपना धीरे धीरे राजनीतिक कद बढ़ा रहा था, उसको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला। उसमें चाहे ममता हो, मुलायम हो, लालू हो, उस समय के करुणानिधि हो, जयललिता हो, जितने भी लोग थे उस समय सत्ता में, वो सब, उन सबको जेल में डाला गया था। लेकिन इनकी मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि आज सत्ता हासिल करने के लिए फिर जिसने आपको प्रताड़ित किया, बेइज्जत किया, समाज में नीचा दिखाया, उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये है सत्ता की मजबूरी। अच्छा, एक चीज़ और, इन सभी की कार्यशैली भी एक ही है। पूर्ववत में कांग्रेस में रह के जिन लोगों ने मंडल कमीशन आने के बाद, कांग्रेस में थे और मंडल कमीशन आने के बाद अपनी राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति को चमकाने की कोशिश की, और चमके भी, शून्य से शिखर तक का सफ़र भी तय किया। लेकिन इन सब की कार्यशैली, क्योंकि ये सब कांग्रेस की पाठशाला के पढ़े हुए विद्यार्थी थे, जो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के आचरण देखा, और उसी आचरण को फॉलो करते करते ये लोग यहाँ तक आए। तो आज कहा जाए, चाहे लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं,
और स्टालिन उनके पिता जो भी थे, ये सब कांग्रेसी थे। तो कांग्रेस के आचरण से ही इन्होंने सीखा और कांग्रेस के आचरण से ही ये आज यहाँ तक आए हैं। तो वैसी ही कार्यशैली इन्होंने अपनी रखी जो कार्यशैली कांग्रेस की हुआ करती थी। उसी कार्यशैली के अंतर्गत इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी हों, और अब तो एक नया नाम जुड़ गया जो इन सब का बाप है, केजरीवाल। इन सब का बाप केजरीवाल, ये बच्चे हैं उसके सामने अभी छोटे छोटे। जो तमाशा वो करता है वो तमाशा ये लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसी कार्यशैली को प्राथमिकता देखते हैं कि जो हमसे जुड़ा है वो सही है, बाकी सब गलत है। कोई सही हमारे अलावा हो नहीं सकता। और एक दूसरी चीज, जनता में अपना डर बना के रखना। इन सभी क्षेत्रीय हो, कांग्रेस से निकले जितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, सबका एक और हथियार था, वो है जनता में अपना डर बना के रखना। चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू, सोरेन, स्टालिन, फारूक, महबूबा, माया, ममता और इन सब के सरगना कांग्रेस, इनकी मजबूरी थी कि अगर ये सत्ता में अपना डर बना के नहीं रखेंगे तो सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी। और जब जैसे ही धीरे धीरे डर ख़त्म हुआ, सत्ता इनके हाथ से खिसकने लगी। तो उसी दिन जैसे ही इनको ये एहसास हुआ कि सत्ता हमारे हाथ से खिसक रही है, इन सभी चंपट, चालाक, चतुर लोगों ने क्या किया, अपना एक फिर गठबंधन बनाया। पहले तीसरा मोर्चा बनने जा रहा था, वो ना बना के इन्होंने सोचा तीसरा मोर्चा बन जाएगा तो एक और नई मुसीबत तैयार हो जाएगी। तो तीसरे मोर्चे को तरजीह ना दे के इन्होंने क्या किया, सभी ने एकत्र होकर एक नया गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन। और उसमें जितने भारत के नाम से गठबंधन बनाया, उसमें जितने चोर, चालाक, लंपट, चाटुकार, फाटुकार जितने थे, जितने इनके जैसे भैये, सब एक ही थाली के चट्टू बट्टू एक जगह इकट्ठे हो गए और नाम दे दिया इंडिया गठबंधन। और अब की इंडिया गठबंधन ने अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया, झूठ फरेब करके। कैसे? लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, हिटलरशाही आ जाएगी, दलितों का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, गरीब आदमी जी नहीं पाएगा। जितना नैरेटिव झूठ हो सकता था उसको जनता तक पहुंचाया। राम मंदिर और तो और राहुल गांधी ने केरल में अपनी वायनाड सीट पे प्रचार के दौरान यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी राम मंदिर तोड़ के दोबारा मस्जिद बनेगी और 370 हटा के दोबारा जो पूर्ववत में कश्मीर में जो कानून था वो कानून लागू होगा। तो आप देखिए एक चीज़ की झूठ बोलने की पराकाष्ठा, सत्ता लालच की पराकाष्ठा, मतलब कैसी मानसिकता है कि अपने ही देश के लोगों को झूठ बोल के बरगला के सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। और उस सत्ता को हासिल करने के लिए अपने ही लोगों का गला ही क्यों ना काटना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गला कटता है तो कटने दो, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए। जैसे ही इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हुए, 240 पे ओवरऑल 240 पे बीजेपी और 99 पे कांग्रेस, केवल हम बीजेपी कांग्रेस की बात कर लें तो वैसे ही राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि देश साउथ और नॉर्थ में बढ़ चुका है, क्योंकि साउथ में कांग्रेस की पकड़ अच्छी रही, कांग्रेस की सीटें वहाँ से ज़्यादा आईं। तो वैसे ही तुरंत, क्योंकि विभाजनकारी नीति के तहत कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, हमेशा ही विभाजनकारी नीतियों के तहत ही काम किया है, और वैसे ही कांग्रेस ने अपना, उनके लाडले ने एक शगुफा छोड़ दिया कि अब देश से साउथ और नॉर्थ में बंटने को तैयार है। और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल, जो सबसे बड़ा टोपीबाज आदमी, उसने किया। वो पंजाब को बांटने के लिए, पंजाब को अलग देश बनाने के लिए तत्पर है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप इन चंपत, चालाक, चतुर लोगों या सत्ता के लालची लोगों का साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फैसला आपको लेना है। आपको इन चाटुकारों का, देश का बेड़ा गर्क करने वालों का साथ देना है या उन लोगों का साथ देना है जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ये निर्णय आपका है।